जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। हमारे सभी आदरणीय अभिभावकगण, सभी साथी सहयोगी और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं नीतू गर्ग, प्रवक्ता इतिहास। आज हम कक्षा 10 के इतिहास विषय में से पाठ नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 3 करेंगे। पिछले 2 भागों में हमने फ्रांस के एकीकरण, फ्रांस के अंदर गणतंत्र का आना, यूनान का संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष, और तीसरा हमने इंग्लैंड का ब्रितानी राष्ट्र बनना बड़े डिटेल में पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, जर्मनी का एकीकरण, उदारवादी आंदोलन और महिलाएं। प्यारे बच्चों, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना असल में है क्या? ये हमारी संस्कृति से, हमारे साहित्य से, हमारे इतिहास से जुड़ा शब्द है। कहीं भी किसी भी देश में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास केवल युद्धों से नहीं होता या क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होता, ये तो बल्कि संस्कृति से होता है। हम सब में एक साझा भावना जो हमें आपस में जोड़ती है कि हम इस राष्ट्र के वासी हैं। ये भावना केवल युद्धों से नहीं आती बल्कि संस्कृति से भी आती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर रोमानीवाद, दूसरा पढ़ेंगे हम स्थानीय बोलियां, फिर हम पढ़ेंगे भाषा। इन तीनों का क्या रोल है रोमानी कल्पना के अंदर? जब हम रोमानीवाद की बात करेंगे तो हम इसमें 2 किरदारों की बात करेंगे, यूजीन देलाक्रोआ और दूसरे हैं योहान गोटफ्रीड। ध्यान से समझ लीजिए, पेपर में अक्सर आता है यूजीन देलाक्रोआ कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि एक रोमानी चिंतक थे। या योहान गोटफ्रीड कौन थे? ये एक जर्मन दार्शनिक थे, रोमानी चिंतक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेम बंधु कौन थे, ये भी रोमानी जो कल्पना है उसी का हिस्सा थे। इन्होंने स्थानीय बोली और लोक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ग्रिम्स फेरी टेल्स की रचना की थी। कैरोल कुर्पिस्की, इन्होंने ओपेरा और संगीत के जरिए पोलैंड के लोक साहित्य को, लोक कलाओं को बढ़ावा दिया था। फिर हम बात करेंगे भाषा की कि पोलैंड ने कैसे अपनी भाषा को रूस से टक्कर लेने के लिए प्रयोग किया, अपनी खुद की उन्होंने भाषा का कैसे प्रयोग किया। अब हम पढ़ेंगे रोमानीवाद, एक सांस्कृतिक आंदोलन जो तर्क वितर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता है। जो ये कहता है कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन है और राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा जरिया। दूसरा है, हम अब जो किरदार पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे योहान गोटफ्रीड। ये जर्मन के एक महान दार्शनिक हैं और महान चिंतक हैं, और इन्होंने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति, क्योंकि जर्मनी को फ्रांस से खतरा रहता था, तो इन्होंने कहा कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों में है और राष्ट्र की आत्मा, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोकगीतों में, जन काव्य और लोक नृत्यों से ही प्रकट होती है। वरना अगर इसे ना अपनाया जाए तो कोई भी देश आसानी से दूसरे देश के अंदर समा जाता है। फिर है यूजीन देलाक्रोआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोमानी चित्रकार हुए हैं और इन्होंने फ्रांस, मतलब देखो ये फ्रांस के हैं, और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया था। इनके चित्र का नाम है द मैसेकर एट क्योस 1824। कुछ याद आया? 1824 में क्या था कि तब यूनानियों का तुर्कों के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। 1821 में यूनानियों ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया था। तुर्कों के द्वारा 20,000 यूनानियों को मार डाला गया, और इसके दुख में इस चीज को प्रतीक बनाकर यूजीन देलाक्रोआ ने एक विशाल चित्र बनाया। सोचिए, उसकी लंबाई चौड़ाई से उसकी विशालता का पता चलेगा कि वो 4.19 मीटर लंबा और 3.54 मीटर चौड़ा था। इसमें क्योस द्वीप पर कहा जाता है, तुर्कों ने क्योस द्वीप हुआ है, वहां पर तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। महिलाओं और बच्चों की पीड़ा का केंद्र बिंदु बनाकर इसमें बहुत चटकीले रंगों का प्रयोग किया है। हम चित्र भी अगले पेज पर देखेंगे। ऐसा करके असल में यूजीन देलाक्रोआ ने यूनानियों के लिए
सहानुभूति एकत्रित करने की कोशिश की थी कि किसी भी देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितनी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ये वो चित्र है प्यारे बच्चों, जहां पर ये यूनानी लोग कितनी दर्दनाक स्थिति में, दयनीय स्थिति में यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितने चटकीले रंगों का प्रयोग भी किया गया है। दूसरा पॉइंट था रोमानी कल्पना में स्थानीय बोलियां, लोक साहित्य। यहाँ राष्ट्रवाद के विकास के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया, लोक साहित्य पर बल दिया गया कि हमारा जो खुद का लोक साहित्य है, हमारी स्थानीय बोलियां हैं, वो हमें आपस में जोड़ती हैं और हमें उन्हें संजोकर रखना चाहिए। जब रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ये ताकतें पोलैंड का विभाजन कर रही थी, तो पोलैंड ने अपने संगीत और भाषा के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित रखा। संघर्ष लंबा हो जाता है, कड़ा भी हो जाता है, कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं और पीड़ा भी सहनी पड़ती है, लेकिन फिर भी पोलैंड ने वो सब सहा और अपनी भाषा के जरिए रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा को ये बताने की कोशिश की कि वे स्वतंत्र है और इनसे अलग है। ग्रिम बंधुओं ने ग्रिम्स फेरी टेल्स के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया। ये इनका जन्म जो है वो जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था 1785 और 86 में। ये कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र थे, लेकिन अचानक शौकिया तौर पर इन्होंने लोक कथाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया। पूरे 6 साल तक गांव-गांव में जाकर इन्होंने लोक कथाओं को एकत्रित किया और 1812 में उसका पहला संग्रह प्रकाशित किया, फेरी टेल्स, परियों की कथाएं, ग्रिम्स फेरी टेल्स, ग्रिम्स के द्वारा रचित। ये फ्रांस वर्चस्व को जर्मनी के लिए खतरा मानते थे। कैरल कुर्पिस्की, इनका नाम भी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने भी राष्ट्रीय संघर्ष के लिए, क्योंकि ये पोलैंड से थे और इन्होंने भी अपने राष्ट्रीय संघर्ष को जीवित रखने के लिए, उसे जीवंत बनाने के लिए ओपेरा रंगमंच होता है जहां पर नाटक खेले जाते हैं, और संगीत के जरिए अपनी भाषा को, पोलिश भाषा का गुणगान किया। पोलेनेस और माजुरका, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं कि माजुरका क्या है। ये पोलैंड का लोक नृत्य है, वो भी राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। फिर है भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बाहरले देश में जाते हैं और अपनी भाषा के लोग वहां मिल जाते हैं तो कैसे प्रेम उमड़ता है। यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्रवाद का प्रतीक है। जब रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को पोलैंड के स्कूलों से हटा दिया गया तो वहां के लोगों ने इसे सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया, और इसके लिए कि पोलिश भाषा को वहां स्कूलों में से क्यों हटाया गया, 1831 में सशस्त्र विद्रोह भी हुआ। हालांकि रूस की सेनाओं ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन फिर भी यदा कदा जहां कहीं हो सके चर्च और धार्मिक आयोजनों में भी पोलिश भाषा का प्रयोग किया गया। नतीजा ये हुआ, पादरियों को जेलों में डाल दिया गया, उन्हें साइबेरिया की जेलों में भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा को पढ़ाने से, उसका प्रचार करने से मना कर दिया था। असल में पोलिश भाषा राष्ट्रवाद का प्रतीक थी, संघर्ष का प्रतीक थी, और ये अपने आप को जीवंत बनाती थी उस रूसी कब्जे के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। यहाँ पर प्यारे बच्चों दो स्थितियां बनती हैं। एक तो 1848 में जर्मनी के एकीकरण का नाटकीय रूपांतरण होता है कि चलो अब जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, लेकिन तब वो रुक जाता है। फिर 1862 में जाकर जर्मनी का एकीकरण शुरू होता है। हमने परसों पढ़ा था कि 1848 का साल बेहद खराब था क्योंकि 1830 से ही काफी ज्यादा झटके वाली स्थितियां चल रही थी, भुखमरी बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी और रोजगार खत्म हो रहे थे, तो लोग सड़कों पर आ गए थे अपने राजाओं के खिलाफ। तो ऐसे में जब फ्रांस में लुई फिलिप को अपना शासन छोड़ना पड़ा, तभी जर्मनी को भी ऐसा लगा कि जो इनके जगह जगह पर बिखरे हुए राज्य हैं इन्हें एकत्रित करने चाहिए। जो नेपोलियन के द्वारा बनाए गए जर्मनियों के बनाए गए संगठन है उनको भी एकत्रित करने का समय आ गया है। इसके लिए जर्मन इलाकों के राजनीतिक संगठनों ने सर्व जर्मन असेंबली के पक्ष में कि हम सब मिलकर
जर्मन संघ में जो भी लोग हैं सब मिलकर, जो भी छोटे छोटे राज्य हैं सब मिलकर एक संविधान बना लेते हैं। और इसके लिए 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि जुलूस के माध्यम से फ्रैंकफर्ट संसद में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। जर्मन राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया कि हमारा संविधान कैसा होगा और कैसे सारे जर्मन के जो राज्य हैं वो कैसे इसके तहत काम करेंगे। प्रशा का राजा उस समय फ्रेडरिक विलियम हुआ करते थे, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उन्हें ताज पहनाने की पेशकश की गई कि आप हमारे राजा बनो और आप संसद के अधीन कार्य करेंगे, संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। बस इतनी बात सुनते ही फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को गुस्सा आ जाता है और वो इस मत को अस्वीकार कर देते हैं कि मैं राजा बनना पसंद कर सकता हूँ लेकिन किसी संसद के अधीन होकर कार्य नहीं कर सकता। बल्कि उस समय फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ उन राजाओं और जमींदारों के साथ खड़े हो जाते हैं जो इस संसद के विपक्ष में शुरू से ही थे। और इस प्रकार से मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक होने के कारण मजदूरों और कारीगरों की मांगों को भी कुचल दिया गया और इस प्रकार सभी अपना समर्थन जो थे खो बैठे। अंत में सेना को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। फिर अब हम जर्मनी के एकीकरण को 1862 में लेके जाएं, उससे पहले बीच में हम पढ़ेंगे उदारवादी आंदोलन और महिलाएं। इसमें जो हम किरदार पढ़ेंगे वो है लुइसे ऑटो पीटर्स। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, इवन के कई बार तो बड़ा क्वेश्चन बन के 6 नंबर का भी आ जाता है कि लुइसे ऑटो पीटर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। और सभी बच्चे ये सोचते रह जाते हैं कि लुइसे ऑटो पीटर्स आदमी है या औरत है। बस आज ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको उसके बाद कभी परेशानी नहीं आएगी। देखिए ये मुद्दा भी बड़ा ही विवादास्पद रहा है कि महिलाओं को यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में, जर्मन में, रशिया में, ऑस्ट्रिया में कभी बराबरी के अधिकार नहीं मिले। हालांकि महिलाओं ने सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लिया, राजनीतिक संगठन बनाए। हम फ्रांस की भी बात कर रहे हैं, जब फ्रांसीसी क्रांति आई महिलाएं किसी से पीछे नहीं थी, राजनीतिक संगठन बना रही थी, जुलूसों में जा रही थी, आंदोलन कर रही थी, पत्रिकाएं भी निकाल ली औरतों ने, अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकें प्रदर्शनों में शिरकत भी की। असेंबली में चुनाव के दौरान उन्हें मताधिकार से वंचित रख दिया गया। ये बात असेंबली में चुनाव के दौरान उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। ये बात 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय की है, जब नेशनल असेंबली अपना संविधान तैयार कर लेती है, लेकिन उन पुरुषों को जो कर नहीं देते थे और महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। ऐसा ही कुछ फ्रैंकफर्ट संसद में देखने को मिला। जब महिलाएं फ्रैंकफर्ट संसद में पहुंची, लेकिन मात्र दर्शक दीर्घा के रूप में वो खड़ी रही, किसी ने उनकी राय नहीं पूछी। ये वो फ्रैंकफर्ट संसद का सीन है प्यारे बच्चों, जहां ये नीचे 831 निर्वाचित सदस्य बैठे हैं। जब ये कहते हैं कि हम एक संविधान तैयार कर लेते हैं और प्रशा के राजा जो है विलियम चतुर्थ, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये हमारे राजा बन जाएंगे, लेकिन उन्हें संसद के अनुसार काम करना होगा, तो उस समय वो मना कर देते हैं। लेकिन ऊपर भी देखिए कुछ लोग बैठे हैं, जो ये ऊपर बैठी हैं ये महिलाएं हैं, मात्र सीन देखने के लिए दर्शक दीर्घा के रूप में बैठी हैं, इससे ऊपर का इनका रोल नहीं था। और जबकि देखो जो बड़ा सा चित्र है ये जर्मेनिया का है, जो कि जर्मन के राष्ट्रवाद का प्रतीक मानी गई है। जैसे हम लोग भारतीय लोग भारत माता की पूजा प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही महत्व जर्मन के लोगों के लिए जर्मेनिया का था। और बाकी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे लुइसे ऑटो पीटर्स की। ये नारीवादी थी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत सी पत्रिकाएं निकाली, राजनीतिक संगठनों की स्थापना की और उनका मानना था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना बेतुका है, अविवेकपूर्ण है। मैंने आपको कहा ये नारीवादी थी। नारीवादी क्या होता है? कोई भी स्त्री या पुरुष, कोई भी स्त्री या पुरुष जो नारी के हकों की बात करे, नारी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के साथ अपनाए, उसे नारीवादी कहते हैं। लुइसे ऑटो पीटर्स
ने ये भी कहा था कि पुरुष केवल पुरुषों की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें नारी की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं। नारी स्वतंत्रता से ही घिरी रहती है, वो स्वाधीनता से ही घिरी रहती है। और ये बात उन्हें मतलब लुइजी ऑटो पीटर्स को कतई भी सहन नहीं। अब हम अपने उसी एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा था कि 1848 में तो फ्रैंकफर्ट संसद विफल हो जाती है, वो बात वहीं पर रह जाती है। अब हम 1862 में पहुंचते हैं और यहाँ पर हम दो किरदारों की बात करेंगे जिन्होंने कैसे जर्मनी के एकीकरण का रास्ता तैयार कर दिया। एक तो प्रशा के नए राजा विलियम प्रथम, जो कि 1862 में प्रशा के शासक बनते हैं, और दूसरे हैं ओटोवर बिस्मार्क, ये प्रशा के प्रधानमंत्री बनते हैं। ओटोवर बिस्मार्क को ही जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बहुत सी बाधाएं थी। बाधाएं क्या थी? एक तो ऑस्ट्रिया इस एकीकरण के विरुद्ध था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी के ढीले ढाले जो ये संघ बना रखा है 39 राज्यों का, ये एकत्रित हो। फ्रांस भी संयुक्त जर्मनी नहीं चाहता था, और खुद बहुत सारे जर्मन वासी भी इस एकीकरण को, जमींदार और मध्य वर्ग के पढ़े लिखे लोग भी इस एकीकरण को नापसंद कर रहे थे। लेकिन जर्मनी का एकीकरण हुआ तो कैसे? जैसे ही 1862 में जर्मनी, ये प्रशा का राजा बनता है, तो उस समय ओटोवन बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो विलियम प्रथम है वो बिस्मार्क को इस बात के लिए मना लेते हैं कि वो जर्मनी का एकीकरण करेंगे। और ओटोवन बिस्मार्क सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी सेना को मजबूत करते हैं, सैन्य शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर देखिए कि जर्मनी के एकीकरण के समय क्या क्या समस्याएं थी। ये जो हम प्रूशिया देख रहे हैं समय प्रशा है। डेनमार्क नहीं चाहता कि जर्मनी का एकीकरण हो, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता, और इधर फ्रांस भी नहीं चाहता। तो सबसे पहले बिस्मार्क क्या करता है? ऑस्ट्रिया से मित्रता कर लेता है। ऑस्ट्रिया से मित्रता करने के बाद बिस्मार्क यानी कि प्रशा की सेनाएं और ऑस्ट्रिया मिलकर डेनमार्क को हरा देती है। यहाँ पर डेनमार्क है और इसे हरा दिया जाता है। डेनमार्क को हराने के बाद, जैसे ही डेनमार्क को हरा दिया जाता है, डेनमार्क को हराने के बाद 1866 में बिस्मार्क यानी कि प्रशा ऑस्ट्रिया से भी युद्ध कर लेता है। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों को तटस्थ किया और ऑस्ट्रिया को सेडोवा नामक स्थान पर पराजित कर दिया। युद्ध के बाद फिर मेन नदी के उत्तर में, यहाँ पर जो मेन नदी पड़ रही है उसके उत्तर में जो राज्य पड़ते थे, जर्मन रियासतें थी, उन सबको मिलाकर उत्तर जर्मन नामक राज्य संघ की स्थापना की गई। उत्तर जर्मन राज्य संघ की स्थापना की गई 1867 में, मतलब ठीक अगले ही साल प्रशा ने मकेलनबर्ग, यहाँ पर है देखिए मकेलनबर्ग, और दूसरा क्या है? सैक्सनी, इनको भी जर्मनी में शामिल कर लिया। फिर 1871 में प्रशा की सेनाओं ने, जो काफी मजबूत हो चुकी थी, एक मजबूत उत्तर जर्मन तैयार हो चुका था, ऑस्ट्रिया को वो हरा चुके थे, उन्होंने फ्रांस को भी हरा दिया। और फ्रांस को हराने के बाद बवेरिया, देखिए कहां पर है बवेरिया? ये रहा बवेरिया, बाडेन और ब्यूटनबर्ग, इनको भी जर्मन साम्राज्य में शामिल कर लिया। और इस प्रकार से एक एकीकृत जर्मनी हमारे सामने आता है। 18, अब इसको हम एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं। 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है, अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करते हुए ऑस्ट्रिया से मित्रता करके डेनमार्क को हरा देता है, और फिर 1866 में ऑस्ट्रिया को भी हरा देता है।
ऑस्ट्रिया को हराने के बाद मेन नदी के उत्तर में जो जर्मन रियासतें पड़ती हैं उन्हें मिलाकर उत्तर जर्मनी नामक एक राज्य संघ की स्थापना करता है। और ठीक अगले साल मकेलनबर्ग और सैक्सनी को भी मिला लेता है। 1871 में फ्रांस को भी पराजित करता है और जर्मन के जो दक्षिणी राज्य हैं बवेरिया, बाडेन, व्युटेनबर्ग, इनको भी जर्मनी में सम्मिलित कर लेता है। इस प्रकार तीनों युद्धों में प्रशा की जीत होती है। जनवरी 1871 में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है और 18 जनवरी 1871 की सुबह वर्साई के शीश महल, उसे शीश महल को हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता था, में सभा होती है और विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य का निर्माण होता है। और इस एकीकरण का जो असली जनक था वो बिस्मार्क। प्यारे बच्चों, इस नक्शे के द्वारा हम इसको एक बार फिर फटाफट रिवाइज करते हैं कि कैसे 1862 में प्रशा का राजा विलियम प्रथम बनता है और प्रधानमंत्री बिस्मार्क बनता है और वे ऑस्ट्रिया से मित्रता करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया की बाधा है, डेनमार्क की बाधा है, फ्रांस की बाधा है। ऑस्ट्रिया से मित्रता करते हैं, डेनमार्क को हराते हैं। फिर 1866 में ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। उसके बाद जो उत्तर में पड़ने वाले राज्य थे उनको मिला दिया जाता है और अगले ही साल मकेलनबर्ग और सैक्सनी को भी जर्मनी में शामिल कर लिया जाता है। 1871 के पास आकर फ्रांस को हरा दिया जाता है और फ्रांस को हराने के बाद बवेरिया और वडेन और व्युटेनबर्ग, इनको, ये दक्षिण में पड़ते हैं जर्मनी के, इनको भी जर्मनी में शामिल कर लिया जाता है और इस प्रकार से हमारे सामने एक एकीकृत जर्मनी राज्य तैयार होकर आ जाता है। प्यारे बच्चों, ये वही सीन है 18 जनवरी 1871 का शीश महल के अंदर, जब विलियम प्रथम ने नए साम्राज्य जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी और पूरे एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट जो है विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। आज हम इतना ही करेंगे। कल हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, बाल्कन प्रदेशों के तनाव की बात करेंगे, जर्मेनिया और मारियाना की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, लगातार प्रयत्नशील रहिए, पढ़ते रहिए। हम जो टेस्ट आपको देते हैं गूगल फॉर्म पे, वो करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।